अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए दुनिया न्यूज़ लेके आता है एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम नए मौज़ूआत के साथ। और आज बड़ा अहम मौजू है, वो ये है कि कल सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे ख़िताब करते हुए इंतहाई वहाँ पे एक किस्म का आप समझें कि लड़ाइयाँ शुरू कर दी माइक्स के ऊपर, जब उन्होंने अदलिया को भी चैलेंज कर दिया, सिविल सोसाइटी को भी चैलेंज कर दिया, हर एक को। और लग ये रहा है कि मुल्क में जहाँ पहले ही अफरा तफरी फैली हुई है, गिलगित में आग लगी हुई है, बल्तिस्तान में आग लगी हुई है, कराची शोलों में है, लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ गई हैं। सिर्फ 2 महीने में 396 अगवा हो चुके हैं अफराद रैंसम के लिए। बलोचिस्तान का किसी को समझ ही नहीं आ रही, उसका मतलब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। कोई किसी रैली के ऊपर ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं आधी रात को, और कहीं पे पाकिस्तानियों को, जैसे हाफिज़ सईद है, उनको मतलूब सिटीजन्स कहा जा रहा है। अमेरिका उनके ऊपर इनाम रख रहा है। और यहाँ पे सदर जरदारी मसरूफ़ हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी मसरूफ़ हैं अपनी सियासतें खेलने पे। लोग भूखे मर जाएं, फाके करें, इसे किसी को गरज नहीं है। बट हो क्या रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ आज बैठे हैं लाहौर स्टूडियोज़ में सलमान गनी, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के। हमारे साथ बैठे हैं जनाब समी इब्राहिम, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हैं दुनिया टेलीविज़न के। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जंग और जियो के सीनियर सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब, और जंग इन्वेस्टिगेटिव सेल के एडिटर भी हैं हारून रशीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, आप सीनियर हैं, आपसे शुरू करूँगा। ये क्यों सदर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो इदारों का टकराव में तकवीत महसूस करते हैं, ये किस किस्म की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है? मेरे ख्याल है वो ये एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। महंगाई है, बदअमनी है, करप्शन बेपनाह है। ये रेंटल बार पे जो फैसला है, इस पे ये तो नहीं कह सकते कि गलत फैसला है, जाहिर है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, पूरी कौम ने खैर मकदम किया। तो अब ये जवाब ये कि भुट्टो पे फैसला नहीं दिया, भुट्टो का तो केस अभी चला ही नहीं है, और भुट्टो को इस अदालत ने तो फांसी नहीं दी थी, एक और अदालत ने बहुत पहले फांसी दी थी। 79 की बात है, 33 बरस पहले का किस्सा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये नाकामी और उसकी फ्रस्ट्रेशन है, और इससे कुछ अपनी पार्टी के कारकुनों को हौसला भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि पीपल्स पार्टी का हाल वही होगा इस दफा इलेक्शन में। अल्लाह करे बिल्कुल फेयर फ्री इलेक्शन हो, कि जैसे 90 में हुआ था, 1990 में हुआ था, उस पर तो डाउट्स भी थे, लेकिन अगर फ्री इलेक्शन हो तो ये मेरा ख्याल है इनका सफाया हो गया। बहुत सीटें लेंगे तो 20-25 सीटें लेंगे। अंसार अब्बासी साहब, बात यह है कि एक आपका इदारा ऐसा है इस मुल्क में जिसको हर आदमी जो है वो उम्मीद की नज़र से देख रहा है, वो है आला अदलिया आपकी। हो सकता है उन्होंने कोई कमियां की हों, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें हमारी सोच के मुताबिक ना हुई हों, लेकिन उससे पूरी अदलिया को चैलेंज करना, डिसक्रेडिट करना, क्या ये महज़ब अक़वाम का शेव है? देखिए, ये बेसिकली चूंकि हारून साहब ने ये बात की है, तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि डेफिनेटली जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती और जब बैलेंस शीट आप देखते हैं, तो आपको लोगों को शो करने के लिए कुछ भी नहीं होता इतना ज्यादा। आपको जाहिर है अभी आपने दोबारा इलेक्शन में भी जाना है, तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि जाहिर है चूंकि पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप इर्रेस्पेक्टिव की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सो फैक्ट्स को और हम बनते रहते हैं ना, हम बेवकूफ बनने को तैयार भी रहते हैं हर वक्त। नहीं, और हमारे लोग, आपको पता ही है कि नारे के ऊपर देखें, इन्होंने भुट्टो साहब का नारा लगाना है, तो आपको पता है कि जो पीस पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भुट्टो साहब के नारे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और फिर जब आप ये कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो साहब की कब्र का हम ट्रायल नहीं होने देंगे, हालांकि फैक्ट्स बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसमें कब्र के ट्रायल की बात ही कोई नहीं है, इसमें बेनजीर भुट्टो एक्यूज है ही नहीं। और जब भी ये तो लॉ ऑफ द लैंड है और पूरी दुनिया में कानून है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की डेथ हो गई तो उनको तमाम तर जितने भी उनके खिलाफ केसेस थे वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। सो ये बेसिकली एक एफर्ट है, एक पॉलिटिकल मूव है लोगों को मिसडायरेक्ट करने की, और ताकि अपने लिए सहमति दी जाए और फिर दोबारा से जाहिर है लोगों को बेवकूफ बना के, तो जिस तरह होता है कि जी आप राइट मैं ठीक है। असल में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, ये कल प्रेसिडेंट जरदारी के साथ भी थे, बिलावल भुट्टो के साथ भी थे, तो आप हमें बताएंगे कि वो क्यों इस कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है? नहीं, वो बिल्कुल किसी भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, के मूड में हम पागल हैं सारे, हमें ऐसा लग रहा है कि वैसे हम बेवकूफ हैं। नहीं, हमने घास खाई नहीं है। क्या हो गया यार, क्या तकलीफ कर रहे हैं वो बैठ के? नहीं, ना आप पागल हैं, ना आप बेवकूफ हैं, और ना ही वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। ये बेसिकली नहीं, ये कुछ लोग हैं जो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। एक सीधी सी बात है,
अगर आसिफ जरदारी साहब ये कहते हैं आके कि जी पिछले साल 2 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस गया था, साल हो गया, सबको पता है कि अदालती कत्ल हुआ, नसीम हसन शाह साहब इस बात पे मान गए कि जी मैंने इन्फ्लुएंस में आके फैसला किया था, या जो भी था, तो क्यों नहीं लेती उसको सुप्रीम कोर्ट? एक पार्टी का इमोशनल मसला है, क्यों नहीं उसको लेती सुप्रीम कोर्ट? 39 फैसले सुप्रीम कोर्ट के पिछले 3 साल में ऐसे आए हैं समी साहब, जो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं माने, पैरों की ठोकर पे रखे हैं। तो अब आप ये भी बताएंगे कि कोर्ट अपने आप को रन कैसे करे? अच्छा नहीं, मैं यू वांट कि ये ले लें, ये ना लें, ये ले लें, वो ना लें। नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें। कोर्ट का एक फैसला आया जी कि कोई एक्सटेंशन पे नहीं हो सकता, जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई? तो फिर इस कोर्ट में इतनी हिम्मत थी तो फिर जल पाशा के एक्सटेंशन पे भी कहता ना, तो उसका क्यों? तो अगर आपने कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट बैंकर बन के को अमल करेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं तो फिर आप लोगों ने वो क्यों किया? जब आप कहते हैं सिर्फ मेरिट पे, तो आप भी वही कर रहे हैं, उनको भी आप वही मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर नहीं आप भी वो कर रहे हैं, उनको मजबूर। बुनियादी मसला ये है कि चाहे वो एग्जेक्टिव है चाहे अदलिया है, वो सब अपनी हदूद से बाहर निकल गए हैं। अदलिया का किसी भी दायरे उसकी वजह है ना, क्या वजह? एक वजह तो ये है कि आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है टोटली करप्ट और फेल हो गई है, नाकारा हो गई। 44% जाली वोट लेके आप लोग ये आप नहीं, मैं ना डेमोक्रेसी फेल हुई है, ना ये निजाम खराब है। हाँ, जो इसको चला रहे हैं वो खराब है। ये क्या है? तो और लोग उनको बदल देंगे वोट आप ये अच्छी डेमोक्रेसी है कि जनाब एक लोग भूखे मारे। एक मिनट सलमान साहब, नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आती, पहले मुझे एक बात का जवाब दे, फिर इस पे आएंगे सब्जेक्ट पे। ये जो ना अपना अजीब आप लोगों का रोना शुरू हो जाता है कि अमीन फ़हीम कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कहाँ से 3.5 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। अच्छा, आप उसमें से 2 करोड़ में दे रहा हूँ क्योंकि 2 करोड़ मेरी बेगम ने खर्च करने थे, वो उन्होंने खर्च कर ली। यार वो अभी भी आपके वफाकी वजीर है। इसका जवाब मैं एक शेर में दे दूं, बिस्मिल्लाह। कि जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। बात किया अपने प्रेसिडेंट साहब की तकरीर की, और मेरा ख्याल था कि वो बरसी की तकरीब में भुट्टो साहब के फ़लसफ़े की बात करेंगे, उनके नज़रियात की बात करेंगे, इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहरहाल मुबशर साहब लोगों को एक शऊर दिया था, गरीब आवाम के साथ अपनी सियासत को मशरूत किया था। आपको याद है पिछले साल मुखालिफिन, एक मिनट सलमान साहब, नहीं एक मिनट, मुझे आप इंसाफ से एक बात है जी, क्या ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है? यही तो आपको कह रहा हूँ कि जनाब ये जो महंगाई बम चल रहे हैं, ये जो बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, मकान के नारे का तो मजाक उड़ गया। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। ये भुट्टो की जमात होती तो आज लोग खुदकुशियां कर रहे होते। आज भुट्टो का कारकुन आज गली मोहल्ले के अंदर डिफेंसिव क्यों है? देखें, बात यह है कि पिछले साल मुखालफिन टारगेट थे। कैसा डिफेंसिव है कि 92,000 वोट दिए उन्होंने? एक मिनट आप बात कर लेना, आप अपनी बारी पे बात कर लेना, अपनी बारी पे कर लें अगर कोई केस होगा। बात ये पिछले साल मुखालफिन टारगेट थे, उससे पिछले साल आप टारगेट थे, याद करें मीडिया टारगेट था। इस साल 9 बिलियन के प्रोजेक्ट इलेक्शन के सब एक मिनट दे, मैं आपको कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मिल गई यार। मैं मेरी सिर्फ बात कंप्लीट होने दे। बात ये हम एक फैसला कुन मोड़ पे खड़े हैं। अब आपकी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा टारगेट है। कर कौन रहा है? जो पाकिस्तान का आईनी सरबराह है, एक बड़ी पार्टी का सरबराह है। और क्यों कर रहा है? सिर्फ ये 19 अप्रैल बहुत अहम है। 19 अप्रैल, मेरी बात आप लिख लें, 19 अप्रैल बहुत अहम है। एक फैसला होने जा रहा है और ये बलडोज करना चाहते हैं, ये अपना सियासी केस बनाना चाहते हैं, ये शहादत चाहते हैं। ये शहादत है, ये शहादत है, ये हलाकत नहीं। 19 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये शहादत चाहते हैं, ये शहादत होगी, ये हलाकत। यार ये क्या बात है हारून रशीद साहब, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता पीपल्स पार्टी में हर मरने वाला शहीद क्यों हो जाता है? बस वो शहीद तो जाहिर है मजलूमियत का लबादा ओढ़ने के लिए हो जाता है। मेरी बात तो आपको भी शायद तल्ख लगेगी। भुट्टो साहब ने अहमद रजा कसूरी के बाप को कत्ल कराया था। केस ठीक नहीं चला। केस अगर ठीक चलता तो शक का फायदा देकर बरी किए जाते, और तशद्दुद का रास्ता जो स्टेट ने इख्तियार किया उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जाता। और मोहतरमा का जो मामला है उसमें तो कोई पाकिस्तानी हुकूमत के इन्वॉल्व होने के आसार ही नहीं है। अमरीकियों ने गालिबन उन्होंने कत्ल कराया, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने तालिबान ने कराया है। जिसने भी कराया है, किसी कत्ल की तफ्तीश तो यहाँ होती नहीं है। लेकिन ये इश्यू है कि आके भुट्टो साहब का मुकदमा ओपन किया जाए। ठीक है, ओपन करना चाहिए और ये उसमें वाज़ेह हो जाएगा। एक तरफ तो वो खुद कहते हैं कि तारीख फैसला दे चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी क्या अहमियत है, ओपन करना चाहिए। लेकिन ये जो महंगाई से मर रहे हैं, और फैसला देना चाहिए जल्दी, मैं इसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो महंगाई से मर रहे हैं, इतनी करप्शन है कि बिजली 3 गुना इसलिए ज्यादा महंगी की गई कि उसमें से ये पैसे खाते हैं। पुलिस जो है वो जुल्म करती है, महकमा माल ने लोगों का खून निचोड़ लिया, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, बिजली पैदा न करने की वजह से हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान है। फैसलाबाद की सिर्फ एक सड़क पे 2,76,000 मजदूर बेरोजगार हुए हैं। ये मसले अहम हैं। ये एक पार्टी की नफसियाती तस्कीन है। मैं अगर हम एग्री करते हैं कि केस खोला जाए
और इसमें फैसला दिया जाए। नहीं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब, अदलिया के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, याद करें वो दिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया था तो 25 जजेस ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस रिजाइन कर दिया था एहतजाजन, और वो छोड़ के आ गए थे, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी। तो पीपल्स पार्टी ने उनको तो कभी ऑनर नहीं किया, उनको तो कभी इज्जत नहीं दी जिन्होंने आमिर के खिलाफ खड़े हुए। इधर वो यहाँ पे नारे मार रहे हैं, मजलूम बन रहे हैं। देखें, इसमें भी आपको भी पता है कि किस तरह से किस एक मूवमेंट के रिजल्ट में मजबूरन इन्होंने जजेस को बहाल किया और फिर क्रेडिट लिया कि देखें बीबी ये कहा करती थी, बीबी ने ये कहा था कि ये मेरे जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन इसके अलावा मैं रेफरेंस के ऊपर जरूर बात करूंगा। देखें, अगर ये रेफरेंस से इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी इनको, तो देखें 2 गवर्नमेंट्स इनकी पहले गुजर गई, उस वक्त रेफरेंस क्यों फाइल नहीं हुआ? आज इस वक्त एनआरओ के फैसले के बाद जब सारा प्रेशर ज़ाहिर इनके ऊपर था कि जी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमलदारी नहीं हो रही और एक कुछ ऐसे केसेस जो एनआरओ के जो जिसमें पर्सनल जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं, उस प्रेशर में ये रेफरेंस भी जो मूव किया गया है, मेरी नजर में ये एक पॉलिटिकल मूव थी। और उसमें भी आप देखें कि जब रेफरेंस मूव किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसमें कोई लीगल क्वेश्चन किया जाता है। आप केस हो यानी कि नई क्या हिस्ट्री आप क्रिएट करना चाहते हैं कि एक मर्डर का केस जो उसकी फाइनलिटी हो चुकी है, ठीक है ज्यादती हुई होगी, जजेस ने भी कहा सारा कुछ है, लेकिन उस एक फाइनलिटी हो गई। तो अगर फर्ज करें कोई एक केस को दोबारा से रीट्रायल करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट कर भी नहीं सकती वैसे भी आपको पता है, अगर रीट्रायल करता है तो फिर तो हर सेकंड मर्डर केस जिसकी फाइनलिटी हो चुकी है तो उनका तो राइट बन जाएगा कि वो भी आए यहाँ पे। सो ये बेसिकली डिफेंसिव पे रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को डिफेंसिव पे रखने के लिए ये सारा कुछ ये बार बार कहा जाता है। ये बेनजीर भुट्टो साहब की कब्र की बात भी उसी लिए की जाती है, इस रेफरेंस की भी बात इसीलिए की जाती है। और चूंकि अभी आरपीपी का केस अभी फैसला हुआ तो इस वजह से चूंकि इसमें वेरी मैं समझ गया। वेरी क्विकली समी इब्राहिम, बेनजीर भुट्टो जो हैं उन्होंने एनआरओ तो साइन किया ना यार। देखिए एनआरओ साइन किया, मैं पहले मैं नहीं एनआरओ उन्होंने साइन किया, मैं तो इसको नहीं डिनाई करता। हो गई ना। समी इब्राहिम हमारे साथ है, सलमान गनी है, अंसार अब्बासी हैं और हारून रशीद। अभी का बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे समी इब्राहिम का, वो कहते हैं हाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ साइन किया है, लेकिन वो उनको मोरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहते। देखिए मैं उसकी बात इशू की नहीं करता, ये जो अभी अंसार अब्बासी साहब ने इशू उठाया ना, मैं उसमें बात करता हूं। मुझे ये बात बताएं जी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा जी किसी के साथ ज्यादती हो गई होगी और ये सारे केस नहीं खोलना चाहते। बात ये है कि वैसे तो जजेस हर जगह सफाई का उन्होंने जिम्मा उठा लिया है और हर तरफ वो कहते हैं कि वो भी साफ हो। नहीं, हमें नहीं बुरा लगा, हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि अपने धब्बे तो साफ कर। कौन सा इदारा है इस मुल्क में यार, कहां जाए? पार्लियामेंट आपकी बोगस है, सेनेट आपकी बोगस है, लोकल बॉडीज आपने खत्म कर दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है? मैं सिर्फ ये फंडामेंटल आर्टिकल्स की वायलेशन नहीं है लोकल बॉडीज को खत्म करना? सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को मजाक बना लिया, असल जमहूरियत जो है वो क्या है? लोकल बॉडीज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को नाजायज फांसी दी, एक जज इतराफ कर चुका है। किसको फांसी दी? जुल्फकार अली भुट्टो को। कहां पे नाजायज? सियासी कत्ल हुआ। फाइन। अच्छा अब हम कहते हैं कि अपने ऊपर धब्बे, अगर सफाई करना चाहते हो तो पहले अपनी कर लो ना, फिर आगे चलो। आपने लोगों को, एक बंदे को अब तक बांग्लादेश केस भी रीओपन कर लेते हैं, बांग्लादेश केस भी रीओपन कर लेते हैं, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था उधर तुम इधर हम। भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा था, सारी कौम को पता है। ये अब्बास अतर साहब की हेडलाइन थी, भुट्टो साहब के ये अल्फाज। अब्बास अतर साहब को अभी तक पैसे क्यों दे रहे हैं आप लोग? अभी तक उनको पैसे क्यों दे रहे हैं? अपने पेरोल पे क्यों रखा हुआ है? मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जो मशरकी की पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे, ये लफ्ज थे। क्यों? देखिए बात ये कि इस वक्त एक फिर उसका केस कर ले जी, मैं वो तो खोल लें, कोई भी केस खोल लें। बात ये कि इस वक्त जो बाढ़ में जाओ किसने कहा था? एक फैसला कौन बाढ़ में जाओ किसने कहा था? दूसरी बात ये है कि जो वो बात करते हैं कि जी ये कब्र का ट्रायल नहीं, ये तो सियासी बात है। ये वो मुकदमा है जिसको सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुअत्तल कर चुकी है, केसें चल चुकी हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी वजह से जाली केस है, झूठा केस है। क्या मतलब? कौन सा झूठा केस है? ये जो स्विस अदालतों के केस तो भाई आप बात कर रहे हैं, आप अगर ये बात थी तो वाजिद शम्सुल हसन ने वहां से अपना सारा एविडेंस क्यों डिसमेंटल किया? कोई डिसमेंटल नहीं किया। क्या सारा उठा के ले गए? तो वो उठा के अपने पास लिया। कहां पे है अपने पास? क्या एविडेंस की? वो आदमी जो प्रिंस चार्ल्स से खाना खाते हुए सो जाता है यूं करके मैं और अपना प्रिंस चार्ल्स और वाजिद शम्सुल, नो मैं सही कह रहा हूं। आई वाज देयर ऑन दैट डिनर, आई वाज ऑन द हेड टेबल और प्रिंस चार्ल्स इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, इधर वाजिद शम्सुल हसन बैठे हैं और सोना शुरू हो गए। अभी इतना सीरियस आदमी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भुट्टो साहब के केस के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, उसका कंपैरिजन करना ये पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके केस के साथ, इनका फैसला 3 माह में होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने
एक बहुत बड़ा जुर्म किया। किसके कहने पे? शुक्र है कुछ मान किसके गए कहने आप। पे? मैं बताता हूं जुर्म क्या शुक्र किया। है मान 2.5 गए। अरब रुपया एक शख्स के कहने पे एक दोस्त को दे दिया गया, वो वापस से ले लिया। नहीं, ये तो जुर्म बहुत बड़ी किया। गलती है, मैं बहुत ये बड़ी कहता हूं, गलती ये है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी ज्यादती किया कि चोरी का बात है। इस मुल्क के अंदर करप्शन, कमीशन, लूटमार, इससे ज्यादा ज्यादती। और पार्टी कौन सी? रोटी कपड़ा और मकान। ये इंतखाबी तकरीर करके ये समझते हैं कि इस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हौसला मिल जाएगा। मैं समझता हूं पीपल्स कितने पार्टी अरब के खा कारकुनों चुके के हैं साथ अंसार सबसे अब्बासी बड़ी साहब, ज्यादती और की गई है इन्होंने। 0 मेगावाट्स बिजली की पैदावार हुई है, अवाम अंधेरों में डूब चुकी है। देखें, मैं तो जो हालात हैं, जिस तरह आप देखें सब लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली जब जो लोग डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी का मकसद है कि लोगों की जिंदगी में कोई बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन चूंकि जिस तरह इन्होंने आती है, पार्लियामेंटेरियंस की जिंदगी में बेहतरी आती है, इन्होंने ये कहा, लुटेरों की जिंदगी में बेहतरी आती है। यू एग्री विद दैट अपना समी इब्राहिम साहब? नहीं, मैं निजाम जो है ना वो बुरा नहीं है, डिलीवर नहीं कर सका, लोग वोट से इसको ये चेंज कर बदतरीन देंगे, जमहूरियत है, लेकिन चंद निजाम- लोगों की ये तरफदारी से चेंज नहीं इंतहाई होगा। बदतरीन जमहूरियत में है, ये by the way। जमहूरियत है ही नहीं। जी जी अंसार नहीं, साहब। और एक सुनिएगा एक छोटी सी बात। देखें, इन्होंने शुरू में ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। लगता ऐसे है कि डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर ये इस मुल्क से और इस मुल्क के लोगों से कोई रिवेंज दे रहे हैं। एक्चुअली है ये, इनको कहना चाहिए था डेमोक्रेसी इज द ओनली रिवेंज। ये एक माइंडसेट है जो जब भुट्टो साहब ये जिंदा एक थे तब भी ऐसे ही मुबशर बात एक करता इम्पोर्टेंट खबर था, आ बीबी गई। के जमाने में जी, ऐसे खबर आ बात गई। करता था, Breaking अब भी news बात आई है। करता है। खबर आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद के लिए मुझे किसी और को बुलाना पड़े। इसका मतलब है कि फौज को ना बुलाना पड़े। एक माइंडसेट है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के खिलाफ। और मैं आपको बता रहा हूं ये फैसला कुन मरला है। हारून रशीद साहब शुरू में कह रहे थे कि इंतखाबात, मुझे हालात किसी और तरफ जाते नजर आ रहे हैं। आपने भी तो कुछ देर पहले कहा था पीपल्स पार्टी को मैं जिंदा जमात हमेशा कहता हूं। पीपल्स पार्टी का केस पाकिस्तान में खराब किसने किया है? उन लोगों ने जो पीपल्स पार्टी का, जिनसे तल्लक कोई नहीं था। बाबर अवान का पता है सबको। देखें, नहीं, बात और है जिन किसका? लोगों ने कोड़े खाए, जिन लोगों ने स्ट्रगल की, आज वो घर के अंदर बैठ के कोस रहे हैं। किसको कोस रहे हैं? जिन लोगों ने अपनी खुदकुशियां की भुट्टो साहब के लिए, उनके तो घर वालों को टिकट नहीं मिले। देखें, लोग आज चूल्हे उनके बुझ चुके हैं, दिल जल रहे हैं। ये कराची से लेकर खैबर तक ये क्या खेल खेला जा रहा है? क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी जवाबदेही के अमल का नाम है, डेमोक्रेसी इंसाफ का ये तो नाम है, समझते डेमोक्रेसी नहीं। अदलिया की आजादी का हारून नाम है, रशीद साहब, मीडिया प्रॉब्लम के ये है, रोल का हारून नाम रशीद है। साहब, प्रॉब्लम यह है कि कोई इदारा जब अगर कोई सवाल करता है या कोई सहाफ़ी को सवाल करता है तो उसको अपने ऊपर एक मुगल्ला ज़ात जो है बौछाड़ आ जाती है इल्ज़ामात की। कोई ट्रेटर हो जाता है, कोई गद्दार हो जाता है, कोई टाउट हो जाता है, कोई किसी से पैसे लेने वाला बन जाता है। ये सीधी तरह अपने ऊपर, यानी वो जो एलिगेशन होती है उसका जवाब क्यों नहीं देते? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हारून भाई। गुजारा ये है, पहले तो मेरी इल्तमास ये है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, अपनी बारी पे बात कर सकते हैं। क्या आपको कह रहे हैं? गुजारा ये है कि इनका तो जरदारी साहब का तो पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सारे लोग जिंदा सलामत हैं, नाहिद खान समेत। उनसे पूछ लें कि इनके साथ मुआहदा क्या तय पाया था। जरदारी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, बच्चों से वो मिल सकेंगे मगर दुबई में मिल सकेंगे। उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। एक जाली वसीयत के जरिए वो पार्टी के सरबराह बने और हालात ऐसे थे कि पार्टी ने उन्हें कबूल कर लिया। खैर ये उनका मसला है। उनकी सारी जरदारी साहब की पूरी तारीख करप्शन की तारीख है। बेशुमार उनकी जायदादें पेरिस में हैं। सरे महल का किस्सा आपको मालूम है, बेनजीर के दौर में भी बेपनाह करप्शन हुई। और ये जुल्फकार अली भुट्टो में कोई शुबा नहीं कि उनकी बाद खिदमात हुई। उन्होंने दस्तूर बनाया, उन्होंने एटमी प्रोग्राम बनाया जो बहुत बड़ा कारनामा है, और भी काम किए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दी थी। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को टेक ओवर करके $25 बिलियन का तो उसी में लॉस था। आटे की मिलें और चावल चढ़ने के कारखाने तक तो उन्होंने कौमियार थे। प्रेस पे इतनी सख्त पाबंदियां थी कि अपोजिशन की खबर फ्रंट पेज पे छप सकती ही नहीं थी। बहुत से बहुत सिंगल छप सकती थी। मुखालफिन को उन्होंने जेलों में डाला, कत्ल कराया, पहले उन्हें हीरो बनाया, उन्हें फांसी दी गई। वो गलत किया गया, वो तो हम सब कहते हैं। लेकिन ये जरदारी साहब का तो उस पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं। भुट्टो में गरीबों की हमदर्दी जरूर मौजूद थी और इंडिया के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में वो स्टैंड भी लेते थे बात चीजों पे जितना ले सकते थे। इस्लामिक समिट किया ना, तो कोई काम किया ही नहीं है भाई, सवाए लूट मार के। यानी रहमान मलक आप बताइए उसका क्या ताल्लुक है, बाबर अवान का क्या ताल्लुक है, नीचे की सतह तक जो लोग हैं कोई काम जो इस हुकूमत ने किया। हुकूमत के काम क्या होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, जस्टिस सिस्टम। लोग पुलिस से तंग आए हुए हैं और महकमा माल से तंग आए हुए हैं। 70% केसेस उनके हैं, उसमें कोई रिलीफ देने का इन्होंने सोचा भी। उल्टा बिजली भी गई, गैस भी गई, और अब ये एक नारेबाजी करना चाहते हैं। और मेरे भाई
अगर बुरा न मनाए, इनका मामला तो ये है कि जरदारी साहब खुदा न खास्ता 200-400 आदमियों को कत्ल भी कर दें तो ये या तो कहेंगे कि ये वाकई नहीं हुआ, या कहेंगे तो फिर क्या है, दुनिया में कत्ल तो होते ही रहते हैं। इनके ख्याल में तो उनसे कभी कोई गलती हुई नहीं है। जी अंसार अब्बासी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं डेफिनेटली ये बात देखें, आप भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल करके अगर आज की गवर्नमेंट गवर्नेंस जो मिस रूल हो रहा है इसको जस्टिफाई करते हैं तो मेरा है ना, पाकिस्तान से इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं होगी। भुट्टो साहब की, जैसे हारून साहब कह रहे थे, प्लसेस भी थे माइनसेस में थे। अगर उनका माइनसेस आपने देखने हैं तो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने खुद बनाया था उसकी रिपोर्ट पढ़ने सब कुछ वाजे हो जाएगा कि उनके पार्ट के ऊपर क्या ज्यादती हुई थी। ये जो बात अभी कर रहे थे गनी साहब कि जी बिल्कुल, और ये इसमें रिफ्लेक्टेड है उस रिपोर्ट में। अच्छा, इसके अलावा जो प्लसेस थे, जाहिर है उन्होंने इस्लामी दुनिया को एक साथ यकजा करने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, उन्होंने इसके अलावा पाकिस्तान को एक बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो 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 इस्लाम की बुनियाद फराहम करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब को तमाम प्लसेस एंड माइनसेस के बावजूद 8,500 अरब रुपए की करप्शन इस मुल्क में इन 4 सालों में हुई है। 3 अरब रुपया हम रोज का जाया कर रहे हैं सिर्फ उन अमेरिकन को खुश करने के लिए जिनके अगेंस्ट भुट्टो साहब खड़े हुए थे। अब बात यह है कि यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन, हर स्टेट इंस्टीट्यूशन को चुन चुन के लगता है इस तरह है कि जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। आप देख लें, जितने भी इंस्टीट्यूशन आप देख लें, एक एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि देखें, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जब आपका मुल्क को सर्विस कोई नहीं मिल रही, मुल्क इंतहाई गलत तरीके से, इंतहाई रोइनिंग की वो हद है कि जिसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, तो ये जो गनी साहब कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में क्या सिस्टम डेमोक्रेसी का नारा कोई वैलिड रहता है और क्या सीरियस एप्रीहेंशन नहीं हो सकती कि यार यहाँ तो मुल्क ही हाथों से जा रहा है और हम नारे उस तरह के लगा रहे हैं जो 100% सियासी हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक। जनाब देखें बशर, बात यह है कि अगर तो आप बात करें परफॉर्मेंस की तो ये बात सही है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो लोगों को रोज़गार उस तरह फ्राहम नहीं कर सकी, महंगाई में बड़ा इजाफा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अब अगर हारून रशीद साहब ये फरमाएं कि ये पीपल्स पार्टी जो है, ये जो इस वक्त क़यादत है ये इसकी है ही नहीं, भाई आप ये याद रखें कि ये जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं ये इलेक्टेड हैं और ये वोटों से आए हैं और पीपल्स पार्टी के वोटों से बने हैं। ये फैसला करने वाला मैं या हारून रशीद साहब कौन होते हैं कि इस पार्टी की क़यादत किसको करनी चाहिए? अगर ये लोग पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सकते, जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो पाकिस्तान के अवाम के पास ये पूरा इख्तियार हासिल है कि वो वोट के जरिए इनको तब्दील कर दें। प्रॉब्लम एक और है ना कि लोग इलेक्ट करते हैं, आप सही कह रहे हैं कि लोग इलेक्शन से आते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन ऊपर आके फैसले कर रहा होता है हुसैन हक्कानी, डॉक्टर बाबर अवान, आसिम, रहमान मलिक, जो अनइलेक्टेड लोग होते हैं। ये आपके मेन पार के सतून बन जाते हैं। देखें मुबशर, पूरी दुनिया में जहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने साथ एडवाइजर रखती हैं जो हमेशा इलेक्टेड नहीं होते। ये गवर्नमेंट अगर किसी को अपना एडवाइजर, देखें आपने कमेटीज, कांग्रेस कमेटीज, आपके जो एडवाइजर्स हैं वो किसको आंसरेबल है? यानी हालत यह है कि मुझे एक बात बताएं कि रहमान मलिक जाते हैं बल्तिस्तान और गिलगित में, कहते हैं कि वो वाला फला निसाब होगा, उसकी वजह से अभी तक 18 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। ये अब किसके ऊपर पर्चा कटेगा? देखिए, अगर आपने कुछ अशखास अगर डिस्कस करने हैं तो फिर या तो उनको भी प्रोग्राम में ले आइए, क्योंकि मैं उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं जनरल बात करता हूं कि आप खुदा के लिए जो लोग, ये हो रही है कि सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू टैकल एन इशू। सीरियसनेस ये है कि आप लोगों के मैंडेट को तस्लीम करें, इस सिस्टम को चलने दें, चंद लोगों को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुझे एक बात बताएं, 44% जाली वोटों के साथ लोगों का मैंडेट है यार। I mean, do we have? I mean, do you want me to laugh or to cry? आप जब मैंडेट की बार बार बात करते हैं कि जी, और मैंडेट तो अमेरिका में कहना चाहिए, यहाँ गर्ल डेट होता है। समी साहब ने उसकी तस्दीक की कि एनआरओ किसने साइन किया था दुबई में बैठ के। बात यह कि सबसे पहले तो ये बात जो है वाज़ेह होनी चाहिए, क्या ये अवामी मैंडेट की आमल हुकूमत थी या किसी एनआरओ की बुनियाद पर वजूद में आई? और जब एनआरओ की बुनियाद पर वजूद में आने वाली हुकूमतें अवाम को जवाब देनी होती है। मुझे बड़ा अफसोस है, एक बात साहब देखें, बात करने दें, मेरी एक बात आप सुनिए, साहब को बात करने दें। ये अभी आए जरदारी साहब के पास, इस मुल्क के अंदर एक नया खेल खेला जा रहा है। मैं बड़ी खुल के बात करना चाहता हूं कि ये जो कराची में एक मुशायरे पे फायरिंग से मामला शुरू हुए थे और ये जो गिलगित बल्तिस्तान में आग लगी है, समी साहब गवाह होंगे कि मैंने लास्ट वीक लाहौर में बैठ के ये बात कही थी कि यहां पर सुन्नी शिया फसादात कराए जाएंगे। कुछ फैसले करवाना अमेरिका को मकसूद है, सप्लाई लाइन खुलवानी है, आपकी पार्लियामेंट जैसी तैसी पार्लियामेंट
पार्लियामेंटेरियंस ने वापस घरों को आना है और लोग बहुत गम गुस्सों में हैं, वो अपने ऊपर ये नहीं लेना चाहते। ये एक नया माहौल तारी किया जा रहा है अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तानी एजेंडा क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम हो चुकी हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम हुई हैं, एक पीपल्स पार्टी नहीं। आप पूरे मुल्क के अंदर देखें, लोगों की झोली में एक तरफ अय्याशी है, 18 करोड़ दूसरी तरफ अवाम की भूख और समझ नंग नहीं और आ रही, गुर्बत है। इनकी ये कहां से समझ मैं कह रहा हूं कि ये ये एक बड़ी अच्छी तकरीर है, लेकिन मुझे बताएं ये किस कंटेक्स्ट में हो रही है? बात पता है क्या है? सलमान करीम मेरे साथ जो लोग हैं, जवाब सलीम दे वो अपने आप को मेरे जवाब दे नहीं समझ रहे। अंसार अब्बासी साहब ने हमें अब जाना है, उन्होंने इस प्रोग्राम में। थैंक यू अंसार अब्बासी फॉर जॉइनिंग अस। हारून रशीद साहब हमारे साथ ही रहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हारून रशीद साहब, ये बताइए कि सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसको एस्टैब्लिशमेंट किस नजर से देख रही है? कौन सी डेवलपमेंट? ये जो कल उन्होंने तकरीरें की हैं? जी हाँ, जी हाँ। अब ये तो मालूम नहीं कि वो क्या होंगे, वो तो किसी से बात हो तभी अंदाजा हो सकता है। लेकिन जाहिर है इस सूरत हाल पे जहाँ और सब लोग परेशान हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। मैं एक वाक्य आपको बता देता हूँ। एक बहुत अहम सरकारी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, तो जनरल कैनी ने बरसबील तस्करा मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कोई खास बात हुई? मैंने कहा वो झूठ बोल रहे थे, इज ए कंपल्सिव लायर, और वो मानता ही नहीं था कि करप्शन हुई है या कोई गड़बड़ हो रही है, ये मुल्क में कोई खराबी है। और मैं उससे मिल के निकला तो दिल वीरान हो गया। तो जनरल साहब ने कहा मेरा दिल हर रोज वीरान होता है। शमी साहब, जवाब मिल गया आपको? नहीं, तो ये जनरल साहब की अपनी सोच होगी। उनका अगर दिल वीरान होता है तो वो अपने दिल को आबाद करें, पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करें, ड्रोन हमले रोकें, अपना काम करें, ड्रोन हमले रोकें, अमेरिका के साथ अंडर द टेबल डील करना बंद करें। कौन सी डील? सारी जो अभी तक बात हुई है, जो ड्रोन अटैक हुए हैं, जो अमेरिका यहाँ पर जासूसी का, बात सुन लिया। प्रॉब्लम ये है कि प्लीज इतना हौसला रखें कि पूरी कौम को बताएं कि आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये ड्रोन अटैक्स पे यूं सर हिला हिला के कहती है प्लीज आन दो सानू पैसे दे दो। हमें तो ये बताया गया था कि ये 35,000 बंदा मारा गया, हमें तो ये 72 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया, और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि ड्रोन किसकी मर्जी से हो रहा है। किसने किया ये लॉस? देखिए, इन्होंने कहा कि ड्रोन हमले जनरल कियानी साहब बंद करें। पार्लियामेंट के अंदर जब आपके एयर चीफ ने कहा कि क्या हम ड्रोन हमले बंद करवा दें, हम करा देंगे, हुक्मरान हमें इस बात का सिग्नल दें। किसने सिग्नल नहीं दिया था जनाब? पाकिस्तान की फौज, आपकी हुकूमत का वर्चन ये है कि अदारे उनके पाबंद हैं। आप अदारों को कहें कि जनाब सिक्योरिटी फराहम करें, ड्रोन हमले बंद करें। ये गवर्नमेंट के अपने टांगे कांप रही है। देखें जिनके पैसे पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं, मुबशर साहब, जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, वो अमेरिकी एजेंडे पे कारबंद है। पहले अपनी दौलत पाकिस्तान में लाए, दौलत भी और औलादे भी, जायदादें भी वहां, औलादे भी वहां। जिनके पैसे वहां पड़े हैं, उनके दिल भी वहां है, वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। मैं इतना सिर्फ जानता हूँ बशर कि ये जो जंग है ये मुसल्लत की गई पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में थे, और ये सारा जो मुत्तफ़िका फैसला था कोर कमांडर्स का, हमें तो पिछले 8 साल में ये कभी भी नजर नहीं आया किसी कोर कमांडर्स की मीटिंग में ये खबर आई हो कि उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले बंद कर दो, अमेरिका को सप्लाई रोक दो। मैंने तो नहीं सुना कोई। एक मिनट हौसला रखें। 9 आदमी 400 आदमी बात यह है कि पूरी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के सामने ये बात हुई है। पार्लियामेंट नहीं, ज्वाइंट सेशन के सामने उन्होंने कहा कि हम अभी गिरा देते हैं, आप हौसला पैदा करें, आप अपने ऑर्डर कर दें हमें। वैसे तो आइन की पासदारी के लिए जनरल जो हैं वो बहुत एक्शन करते हैं, हुक्मरानों को घर भेज देते हैं, फांसियों पे लगा देते हैं, सऊदी अरब भेज देते हैं, और अभी जो है ये आईनी जिम्मेदारी नहीं है उनकी कि वो इसको रोके। यहाँ पर इजाजत की जरूरत है सियासतदानों की। अपना हारून रशीद साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ एक आपको मैं बात अर्ज करूं, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं अगर आप कहें तो मैं अर्ज कर दूं कुछ। जी फरमाइए। मैं आप भी मिलते होंगे लोगों को, आप ज़रा ओपिनियन मेकर्स को मिलते हैं, मैं आम आवाम को मिलता हूँ, जिसमें कोई टैक्सी ड्राइवर भी होता है, कोई नान फरोश भी होता है, कोई तंदूर वाला भी होता है, कोई दर्जी भी होता है, कोई लिफ्ट ऑपरेटर भी होता है, और वो सारे कहते हैं कि अगर ये वाकई जमहूरियत है तो हमें फिर आमरीत ही मंजूर है। मैं नहीं समझता कि कोई शुबा नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, इसमें कोई शुबा नहीं कि अगर आज मार्शल्लाह लगे तो लोगों की अक्सरियत उसे कबूल कर लेगी, लेकिन लगना नहीं चाहिए। हमारे तजर्बा यह तारीखी तजर्बा यह है कि मार्शल्लाह से वक्ती तौर पे मईशत बेहतर होती है, अमन अमान बेहतर होता है, लेकिन आखिर में वो सब कमाई बर्बाद हो जाती है। जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है, नए इलेक्शन होने चाहिए और कोई तरीका नहीं है, चाहे एनआरओ के तहत इलेक्शन हुए हैं, चाहे अमरीकी पैसा इसमें लगा है, जो चाहे इसमें जाली वोटर थे, वो ठीक कहते हैं आप, लेकिन
नए इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए कि मार्शल्ला में जो कुछ कमाया जाता है वो बर्बाद हो जाता है। प्रॉब्लम एक और है सलमान गनी साहब, मैं हारून साहब से तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, हमारे सीनियर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, एफिडेविट देता है कि इन 9 हलकों में हमने वोटर्स का इंदराज जो है असर 9 उसको मुरतब कर लिया और वो नए हैं, बोगस वोट नहीं है, और उसके बावजूद दुनिया टीवी पे हमने बोगस वोटर्स की लिस्टें दोबारा दिखाई हैं जो कसूर में और मुल्तान में पड़ी हैं, जिसका इतनी शौक से फरमा रहे थे। वैसे साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहले मैं एक बात का जवाब देना जरूरी समझता हूँ। वो जो हारून साहब ने कहा कि मार्शल्ला, ये सारा गंद जो आज पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आ रहा है ये मार्शल्ला के नतीजे में ही पड़ा है। वही बात के ये एनआरओ जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था ना, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, उन्होंने जद्दोजहद की थी। आप देखें कि सियासी क़यादत का हुस्न ये होता है, वही बेनज़ीर भुट्टो साहबा अगर आप ये आप 1946 में जाके सवाल करें ना तो पूरा इंडिया कहेगा पाकिस्तान भी मार्शल्ला की वजह से बना कि वो जब पाकिस्तान में आई तो साने कारसाज में उस खातून ने लाशें भी उठाई और अगले दिन फिर बाहर निकल गई। जहां तक आपने बात की है इलेक्शन कमीशन की, बात यह कि ये जो जाली वोट हैं इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि इसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और 30 फरवरी को कहा था कि ये लिस्टें तैयार होनी चाहिए। लिस्टें क्यों नहीं बन रही? और जो बार बार हारून साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ, खुदा करे कि मैं गलत हूं, मुझे हालात इंतखाबात की तरफ जाते नजर नहीं आ रहा है। ये प्री प्लान पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है? ये अमेरिका करवा रहा है। और किस लिए करवा रहा है? कि उसकी सप्लाई लाइन जो है बहाल करवानी है। आज प्रोफेसर एक सेकंड, मुझे एक बात है, एक मिनट मुझे एक बात है, इस स्टूडियो में आप आए हैं जी इसलिए कि हम लोगों ने दरवाजे खोले जी। अगर आप अमेरिका को नहीं चाहते आप निकाल दें बाहर यार। आप हर वक्त हर चीज को आप ये क्यों कहें? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों है? आप प्रोसेस चलने दें। इसी लाहौर के प्रेस क्लब में इलेक्शन होता है, कितना हम आपस में लड़ते हैं, आज तक किसी ने यह एतराज नहीं किया कि यहां पर धांधली हुई है। बार एसोसिएशन में धांधली नहीं होती, आखिर क्या वजह है? धांधलियों की बुनियाद पर बनने वाले हुक्मरान हमेशा अमेरिका के रहमो करम पे होते हैं। जिस दिन आपके पास पाकिस्तानी एजेंडा हुआ ऐसे नहीं होगा। आपने फरमाया कि दरवाजा खोला और आने की इजाजत दी और आप लोग अंदर आ गए, तो पाकिस्तान में अमेरिका जो आया है वो जिन लोगों ने दरवाजा खोला, जिन इदारों ने दरवाजा खोला, वही उनको निकाल सकते हैं ना। सियासतदानों को क्यों ब्लेम करते हैं आप? सियासतदान तो अमेरिका को लेके यार एक सेकंड समी साहब, एक बात पे आप एतराफ करेंगे ना, तमाम गुस्सा एक तरफ, कि जब भी आमरीत हुई उसको तकवीयत जो है वो आपके सियासतदानों ने ही पहुंचाई। चंद सियासतदान, एक मिनट, उसमें जिनको हमेशा आजादाना उसमें आज आपके सबसे बड़े लोग भी शामिल हैं, मियां नवाज शरीफ जैसे लोग भी शामिल हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ एक मिनट मोहतरमा भुट्टो ने भी मुबारकबाद दी थी जनरल मुशर्रफ को जब उन्होंने टेक ओवर किया था, गलत था। और फिर एनआरओ भी उसी वो गलत था, नहीं करना चाहिए। कौन रह गया सियासतदान भाई? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हो गया था, लेके आए मोहम्मद अली जिन्ना को, किसको लाएं? तो फिर भुट्टो का इतना प्रचार ना करें। ये तय हो गया था कि अब आइंदा ऐसा नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं ये रिकॉर्ड पे कहूंगा। पीपल्स पार्टी वह जमात थी जिसने अदलिया की आजादी की जंग में खून दिया था। आज उस अदालत उस्मा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कर कौन रहा है? पाकिस्तान का आईनी सरबराह जो कस्टोडियन था। हारून रशीद साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे जो समी इब्राहिम साहब? मैं तो बड़े अदब के साथ कहता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो समेत नवाज शरीफ साहब किसी ने जमहूरियत के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, ना बेनजीर ने दी। मजलूम हैं, वो मकतूल हैं बाज उनमें से, तो जाहिर है उनके साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहिए, उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए कातलों की। ये अपने इख्तदार की जंगों में मारे गए, अरबों रुपए इन्होंने कमाए, हुकूमत की। ये पता नहीं क्या समी इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं, ये समझते हैं ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों से गुफ्तगू कर रहे हैं। 58 में मार्शल्ला लगा है, उससे पहले सारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नहिश तय हो चुकी थी, लियाकत अली खान ने तय की थी। भुट्टो साहब के जमाने में ऑफकोर्स फर्क पड़ा। ये बड़ी तासुब की बात होगी अगर ये ना कहा जाए कि उन्होंने कोशिश की अमेरिका को कंटेन करने की, लेकिन उन्होंने रुख बदलने के लिए अवाम को मोटिवेट करके अपने पांव पे खड़ा करने की और मुकम्मल गैर जानबदारी की कोई तहरीक बर्पा नहीं की। ये अजीब और गरीब गुफ्तगू है जी। वो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी और बेनजीर ने बड़ी जद्दोजहद की। भाई मेरे लिए कोई जद्दोजहद की क्या है? गरीब आदमी के लिए जद्दोजहद की। अगर वो जद्दोजहद करने वाले ऐसे ही थे
तो पिछले 100 साल में भुट्टो खानदान के मजारों की हालत में कोई 1% भी फर्क पड़ा है यार? को खुदा का खौफ करें यार। और नवाज शरीफ ने अपने मुलाजमों के साथ क्या सलूक कभी किया है यार? ये मुबशर साहब, ये हारून रशीद साहब के अपने ख्यालात हैं और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासतदान को इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि वो उसने क्या दिया। मैं इतना जानता हूं कि आज भी गड़ी खुदा बख्श में अपनी कब्र में लेटा हुआ वो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है और उन तमाम कुव्वतों को जो अवाम दुश्मन कुव्वतें उनको हराता है, उनकी पार्टी उसको हराती है। इसलिए कि लोगों को पता है, लोगों को पता है कि कौन रियल पॉलिटिकल फोर्स थी। ये बेसिकली जो अभी भी जो आप 80s में देख लें, ये वही मजमून है, नाम बदले हुए हैं। भुट्टो को पीपल्स पार्टी भुट्टो के फलसफे को जिंदा कर ले। भुट्टो का फलसफा ये तो नहीं था कि रोज लोगों को लिटाकर उनके गर्दन पर खुंडी छुरी फेर दी जाए। ये कौन क्या कर रहा है? ये महंगाई बम कौन चला रहा है? ये बिजली के झटके कौन लगा रहा है? आप लोगों का माशी गले तो जिहादी काट रहे हैं, कौन सी सियासी जमात काट रही है? कल की तकरीर डिप्रेशन से निकालने के लिए थी। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान की अदालत उस्मा को टारगेट करके पाकिस्तान के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। अगर अदालत उस्मा को ये फिक्स करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। सलमान गनी, मैंडेट अब्बासी साहब और हारून रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें हाफिज सईद की डेवलपमेंट सर फहरिस्त है। 3 चीज़ें अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान से, पीरियड। और कोई ऐसी इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक, उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, उनको खुद कंट्रोल चाहिए कुछ एरियाज़ का, और चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे उसके इर्द गिर्द हो, चाहे ये। दूसरा, उनको गवादर का कंट्रोल चाहिए। और तीसरा, दे वांट स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमारा कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंट, कोई सेनेट डिस्कशन कर ही नहीं रही। या तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, या ये जान के उसे आंखें चुरा रहे हैं। आने वाले दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत अहम दिन होंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।